कृपा है कि हम आपका शुक्राना कर पाए। आपका बहुत आशीर्वाद है। हे मेरे रब, सारी संगत पर अपनी कृपा, अपनी मेहर, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सबके सर पे अपना हाथ बनाए रखना। सबके घरों में सुख, शांति और संतुष्टि बनी रहे। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम गुरु जी महाराज की आज्ञा से सोनिया नरूला आंटी को रिक्वेस्ट करना है अपना सत्संग, अपनी जर्नी, जो समय उन्होंने गुरु जी महाराज के साथ बिताया है, वो हम सबके साथ प्यार से शेयर करें। आंटी, आपका स्वागत है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तेरे कवन कवन गुण कह के गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। जय गुरु जी। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, हर दम हर पल आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपने एक बार फिर से मुझे अपने चूज किया अपनी ब्लेसिंग्स को, डिवाइन सत्संग को शेयर करने के लिए, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें गुरु जी की महिमा करने का और सुनने का मौका गुरु जी देते हैं। ये उनके हुक्म के बिना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। उनके हुक्म से ही हम उनकी महिमा सुन सकते हैं और कर सकते हैं। गुरु जी शुरू से ही कहते रहे हैं कि सत्संग करने वाले दा भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण। तो गुरु जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि आपने जिन ब्लेसिंग से मुझे निवाजा है, जिन ब्लेसिंग से मुझे इतना ब्लेसिंग्स दी हैं, मैं उनको आपकी संगत के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, वैसे तो हम सब जन्म जन्मांतर से ही गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस जन्म में जो मेरी गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई वो 2002-2003 में हुई। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मेरी मैरिज 1992 में हुई थी। उस टाइम मैं सिर्फ 22 या 23 साल मेरी एज रही होगी। हम एक सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहा हमारा गुरु ग्रंथ साहब जी में। बहुत अच्छी मैरिज हुई। मेरे पेरेंट्स भी बड़े वेल ऑफ थे और जिस फैमिली में मेरी मैरिज हुई वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन शादी के 2 महीने के बाद ही क्या हुआ कि मुझे भी नहीं समझ आया, और ये आज तक किसी को समझ ही नहीं आया कि अचानक 2 महीने के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी, जबकि मुझे उससे पहले कभी भी कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं थे। 2 महीने के बाद जो मेरी तबीयत खराब हुई वो था इंडाइजेशन, डायरिया टाइप मुझे हुआ। मैंने नॉर्मल एक फिजिशियन से मेडिकेशन की और 1-2 दिन ठीक निकल गए। उसके बाद लगातार ये सिलसिला चलता रहा। 1-1.5 महीना हो गया, कुछ भी रिलीफ नहीं हो रहा था। तो इन बिटवीन मेरे हस्बैंड को, मेरे इन लॉज को किसी ने गेस्टो बताया, सर गंगा राम का। हम उनके पास गए, उन्होंने मेरे सारे हेल्थ चेकअप हुए। तो ये सब लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत अजीब सा था कि मेरा हीमोग्लोबिन, जो अच्छा भला एक हेल्दी इंसान है, 6 ग्राम रह चुका था और मैंने वेट भी काफी रिड्यूस कर लिया था। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका कोई डायग्नोसिस नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम हो किस वजह से रही है। ये वो टाइम था जब मेरा जो डॉक्टर और दवाइयों के साथ जो एक सिलसिला शुरू हुआ वो बहुत लंबे समय तक चला। अब जब डॉक्टर्स को कुछ नहीं समझ आया तो वो ये कहने लग गए ये आपको स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। पहले उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स दिए, महीनों तक वो एंटीबायोटिक्स देते रहे, नहीं फर्क पड़ा तो वो मुझे स्टेरॉइड्स पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। लेकिन उन दिनों भी मैं ये था कि मेरा पाठ पूजा कॉन्टिन्यूस चलता रहा। इतने करते 1-2 साल बीत गए, ये मेरी रूटीन ऐसे ही चलती रही। इन 1995 में मैं एक बेबी बॉय से मुझे वाहिगुरु जी ने ब्लेस किया और 1996 में बेबी गर्ल से फैमिली भी हो गई, लेकिन अभी भी हेल्थ इश्यूज वैसे ही चल रहे थे, कोई फर्क नहीं था। और 2002 में अब अंकल को एक हार्ट स्ट्रोक हो गया और प्रॉब्लम्स ऐसी थी इन बिटवीन कि कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। इसमें वो सब तरह की प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज तो थे ही थे, फैमिली इश्यूज और प्रॉपर्टी के इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, लॉट ऑफ इश्यूज वर देयर। लाइफ ऐसी हो गई थी कि जैसे एक मकड़ी का जाला है और आप उसमें फंस के रह गए हो।
सब तरह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, बच्चे बहुत छोटे थे, अंकल की भी तबीयत खराब रहने लग गई, कुछ समझ नहीं आता था। तो इन बिटवीन मेरी एक फ्रेंड जाती थी गुरुजी के, तो वो मुझे कहने लगी कि आपको इतनी दिक्कतें हैं, इतनी परेशानियां, तो आप, मैं को गुरुजी के यहाँ जाती हूँ। तब गुरुजी की संगत इतनी ज्यादा नहीं थी, बहुत रेयर संगत थी गुरुजी की। तो आप मेरे साथ चलो, क्यों नहीं, आपके सारे कष्ट खत्म हो जाने हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि गुरु ग्रंथ साहब जी में हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, तो मुझे लगता था कि मैं कहीं और जाके मत्था टेकूंगी तो शायद कुछ गलत ना हो जाए, उस वजह से मैं नहीं जाती थी। और कुछ सच बताऊं तो कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस भी ऐसी थी जो मुझे अलाउ ही नहीं करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे हालात वर्स्ट होते जा रहे थे। ऐसा होता था कि महीने में 15 दिन में एक बार मैं आईसीयू में जाती थी, अंकल और बच्चे बाहर खड़े रहते थे परेशान, और वाइस वर्सा। थोड़े दिनों बाद अंकल चले जाते थे और मैं बच्चे बाहर खड़े रहते थे। उन दिनों में बच्चे बहुत छोटे थे, 3-4 साल के करीब रह रही होगी दोनों की एज। मैं अपने हाथों से स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन अपने रेक्टम में लगाती थी। अभी तक भी कोई भी डायग्नोसिस मेरी बीमारी का नहीं आया था। उसके बाद फिर दोबारा 4-6 महीने बाद टेस्ट हुए तो डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया कि आपको कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसका कोई ट्रीटमेंट एलोपैथिक में बेसिकली है नहीं। इसमें इंटेंस टाइम्स में आपके अल्सर्स हो जाते हैं और कोलॉन में भी। तो बहुत छोटी सी एज थी और बीमारी बहुत बड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। इन बिटवीन गुरुजी के कॉल बार बार आ रहे थे कि आप आओ आओ आओ, लेकिन शायद मैं, अब मेरा कार्मिक जो अकाउंट था वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि मैं वहां जा ही नहीं पा रही थी। और जो प्रॉपर्टीज के इश्यूज मैंने बताया उसमें ये था कि एक टाइम में मेरे फादर इन लॉ ने जो भी हमारी प्रॉपर्टीज, जिस घर में हम रहते थे, जो शॉप हमारी थी, वो एक टाइम पे उन्होंने अपने ब्रदर के नाम कर दी थी। मीन्स जिस घर में हम रहते थे ना तो वो हमारा था, ना ही वो शॉप हमारी थी। और मैं सिर्फ अब अपनी हेल्थ को देखते हुए दिन रात बाबा जी से एक ही अरदास करती थी कि बाबा जी मुझे बस इतनी लाइफ दे दो कि मैं अपने बच्चे बड़े कर पाऊं, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे रुल जाने। एनी टाइम बस यही अरदास रहती थी। मेरी मदर भी मेरे लिए गुरुद्वारा साहब में अखंड पाठ रखवाती थी, मेरे लिए अरदास करती थी, बाबा जी मेरी बेटी को ठीक करो। सारी दुनिया की अरदास एक तरफ और अपनी आपकी माँ की अरदास एक तरफ होती है, और कहते हैं भगवान को भी माँ की अरदास माननी पड़ती है। मेरी मदर की पुकार गुरुजी के चरणों तक पहुंची, और तब तक डॉक्टर्स की तरफ से ऑलमोस्ट मुझे एक तरफ से जवाब ही था कि अब इनका सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी इतने सालों से कुछ भी नहीं बच रहा था। आप बॉइल्ड राइस वाटर पे हो, दालों पे हो, या कुछ ऐसा। तो एक दिन मेरी मदर ने अखंड पाठ साहब लिखवाया हुआ था और हम उसकी अरदास करके वापस आ रहे थे गुरुद्वारा साहब से। गाड़ी से उतरते ही घर के सामने मुझे वो आंटी मिल गई जो मुझे बड़े दिनों से गुरुजी के यहाँ जाने की जिद कर रही थी। तब तक मेरी हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। उन्होंने कहा, आंटी सोनिया दा की हाल? आंटी कहते ये तो रही। तो वो मुझे देख के बड़ा शॉक सी हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर तेरे को कुछ हो गया तो तेरे बच्चे कौन संभालेगा? आज गुरुजी का सत्संग डे है, तो आज ही शाम को तुम मेरे साथ गुरुजी के चलोगे। उस दिन पूर्णमासी का दिन था। मरता क्या ना करता, मुझे लगा शायद अब तो बिल्कुल बात हाथ से जा चुकी है, तो चाहती हूँ शायद कुछ फर्क पड़ जाए। उस दिन हम शाम को 6 या 7 बजे एम्पायर सेट्स के लिए निकले। उन दिनों गुरुजी एम्पायर सेट्स बैठते थे और बड़ा मंदिर बड़े फेस्टिवल्स पे खुलता था, जैसे बैसाखी पे, महाशिवरात्रि पे, लाइक दिस। तो रास्ते भर वो आंटी मुझे गुरुजी की महिमा का गुणगान करती रही और मैं भी सुनती रही। अच्छा लग रहा था गुरुजी की महिमा। जब मैं घर से गुरुजी के लिए चली तो तभी थोड़ा थोड़ा मुझे मेरा ऑरा पॉजिटिव लगना शुरू हो गया। जैसे जैसे वो महिमा कर रहे थे तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा भी लग रहा था और मैं अपने आप को थोड़ा थोड़ा हील फील करना शुरू हो गई। जैसे ही हमने गुरुजी के एम्पायर सेट्स में कदम रखा, गुरुजी गद्दी पर विराजमान थे। इतना तेज, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा, इतना डिवाइन ऑरा कि मैं चाह के भी उनके फेस की तरफ नहीं देख पाई और मेरी आंखें बंद हो गई। हमने माथा टेका, बैठ के शब्द चल रहा था, भाई हरबंस सिंह जगाधरी वालों का, मेरा वालिया साइया रखा चरनांते कोल। शायद वो गुरुजी का मेरे लिए मैसेज था। उस दिन से आज तक
गुरुजी ने मुझे मेरे परिवार को अपने चरणों में रखा हुआ है और वो हर समय अंग संग रहते हैं। मैं बैठी, आंखें मेरी बंद हो चुकी थी और आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए। आई वॉज नॉट क्राइंग, मैं रो नहीं रही थी, लेकिन वो पता नहीं किस चीज, कौन सी ब्लॉकेजेस, कौन से जन्मों के ब्लॉकेजेस गुरुजी मेरी क्लियर करने शुरू हो गए। चाय प्रसाद आया, मैंने चाय प्रसाद लिया। वो इतना डिवाइन चाय प्रसाद था कि मैंने ऐसी चाय अपनी पूरी लाइफ में आज तक नहीं पी थी। चाय प्रसाद पीते ही एक अलग तरह से एनर्जी मैंने अपने अंदर फ्लो होते हुए फील की। बहुत अच्छा लग रहा था कि बस ऐसे ही सारी जीवन बीत जाए, मैं यहाँ बैठी रहूं आंखें बंद करके और सारा जीवन ऐसे बीत जाए। लेकिन सत्संग 2 घंटे का था, खत्म हुआ। अब बारी आई लंगर प्रसाद की। संगत जी, लंगर प्रसाद देखते ही मैं काफी घबरा गई। कारण ये था कि मैंने काफी सालों से ऐसा कुछ खाया ही नहीं था। बहुत बॉइलिंग सा मेरा खाना, बहुत सिंपल सा खाना रहता था और वो भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था इतने सारे स्टेरॉइड्स लेने के बाद भी। देख के तो दिल कर रहा था, जो इतना सारा मिर्ची का अचार प्रसाद था और इतना दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद, खीर प्रसाद, और सारा ही मेरे लिए रिस्ट्रिक्टेड फूड था, खासकर खीर प्रसाद, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस भी बताई थी, जिसके कारण मैं काफी टाइम से मिल्क प्रोडक्ट्स टच भी नहीं कर पाती थी। तो मैंने जो आंटी मुझे लेके गई थी, 4 लोगों का, जैसे सबको पता है कि वहाँ 4 लोगों की थाली मिलती थी, मैं डर गई और मैंने ऐसे उनको ना सिर हिला दिया कि मैं ये सब नहीं खाऊंगी। आंखों से मैंने उनको मना कर दिया, भाई मेरे तो इतने ही अल्सर फट जाने हैं, मेरी तबीयत खराब हो गई तो मुझे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या, चुप करके खा ले, गुरुजी देख रहे हैं, ये तेरी दवाई है, कुछ नहीं होना तेनू। मैंने भगवान जी को याद किया, वाहिगुरु को याद किया और गुरुजी की तरफ दिखा तो वो मेरी तरफ ही देख रहे थे और स्माइल पास कर रहे थे। मैंने डर से फटाफट लंगर प्रसाद करना शुरू कर दिया। संगत जी, मानने वाली बात है, जैसे जैसे अंदर लंगर प्रसाद जाता गया, मैंने अंदर से एक बहुत डिवाइन एनर्जी एंड हीलिंग फील की और मुझे खुद बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था। कांट एक्सप्रेस दैट एक्सपीरियंस इन वर्ड्स। मुझे लगा कि मेरे सालों से बीमार शरीर, मन और सोल में एक बहुत सी अलग सी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। लंगर प्रसाद लेने के बाद आज्ञा लेने की जब बारी आई तो आंटी जी मुझे गुरुजी के पास लेके गई। मैंने गुरुजी के चरणों में शीश रखा। गुरुजी ने ब्लैक सॉक्स पहनी हुई थी। मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुजी के चरणों में ही सिर रखने का। और सिर रखी जैसे मैंने मत्था टेका और गुरुजी वहां सिंहासन पर विराजमान थे। हम उनकी चेयर पे एक साइड पे खड़े हो गए। गुरुजी ने को मेरी फ्रेंड ने बताया, गुरुजी ए देखो मेरी फ्रेंड। गुरुजी ने मुझे देखा, एकदम से कहा, जा कल्याण किता तेरी फ्रेंड दा। संगत जी, फ्रॉम दैट मोमेंट मेरी लाइफ ने एक बहुत ही सुंदर यू टर्न लिया, जो मैं आगे आपको अपने सत्संग में शेयर करूंगी। और हम छोटे मंदिर यानी कि एम्पायर स्टेट से बाहर आए। मेरा ऑरा थॉरली चेंज हो चुका था, एकदम से पॉजिटिव, बिल्कुल एनर्जेटिक। जब मैं आई थी तो मैं बहुत चल भी नहीं पा रही थी, बहुत धीरे धीरे, बहुत वीक से चल रही थी, एकदम निराश, जिंदगी से हताश, हारा हुआ कोई जैसे इंसान होता है, जैसे कोई अपने आप को घसीटता हुआ चलता जबरदस्ती। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग के बाद जब मैं वापस घर आई तो एक अलग सी एनर्जी मेरे अंदर फ्लो कर रही थी। मैं जो संगत मुझे लेके आई थी मैं उनसे भी तेज चल रही थी और बहुत अच्छा फील हुआ। घर आके जब मैंने गुरुजी के बारे में सब सोची जा रही थी और सबको बताया तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। सबने वो चेंजेस मेरे अंदर फील किए, लेकिन सबको विश्वास हुआ इतने सालों से इतने डॉक्टर्स, इतने महापुरुष, इतने पंडित होंगे, लेकिन इसको एक ही बार वहां जाके भी वहां फर्क पड़ गया। फिर सबने मेरे से पूछा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ पूछा था, आपने क्या बताया? मैं क्या, उन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं, मैं तो बस वहां बैठी थी और शब्द कीर्तन चल रहा था, मैंने बस मेडिटेट किया और अरदास करी और आ गई। तो ये सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। अब गुरुजी ने ऐसा मेरिकल कर दिया था कि हम हर हफ्ते गुरुजी के यहाँ जाने लगे। हफ्ते में एक बार हम जाते ही जाते थे। और संजय जी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो प्रॉपर्टी काफी सालों से, कम से कम मेरी शादी से भी, मेरे हस्बैंड जब छोटे थे तब से ही वो उनके चाचा जी के नाम थी। और वो प्रॉपर्टी हम जब 2002 या 3 में गुरुजी के गए, 2004 में वो प्रॉपर्टी का भी सारा अपने आप हो गया। वो चाचा जी ने हमारे नाम कर दी, घर भी और शॉप भी।
ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। मुझे और मेरे अंकल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों से जो इतनी फैमिली मीटिंग्स होती थी, इतने लड़ाई झगड़े होते थे जिस चीज के लिए, वो साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर अंदर वो बिना किसी लड़ाई झगड़े के इतने पॉजिटिवली, इतनी शांति से ये सब कैसे हो गया। लेकिन नहीं समझ आया। ये गुरुजी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। गुरुजी, हम बड़े हैरान थे कि हमने तो गुरुजी को कभी कुछ बताया ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, अंकल बीमार है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम अपने आप एक से एक करते सॉल्व कैसे होनी शुरू हो गई। अब से पहले से मेरी हेल्थ भी थोड़ी थोड़ी काफी बेटर होनी शुरू हो गई थी। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि वो रब है, और मानने वाली बात है, वो रब है। उन्हें हमारे अगले पिछले जन्मों के सारे कार्मिक अकाउंट्स पता होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जब तुसी मेरे सामने आंदे हो तो ताडे सारे वही खाते मेरे आगे खुल जाते हैं, और गुरुजी को हमें बताने की कुछ जरूरत ही नहीं होती कि इसको कब कहाँ कैसे ब्लेस करना है, वो वही जानते हैं। अब मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करती हूँ। एक दिन मैं सत्संग के बाद गुरुजी की आज्ञा ले रही थी, तो गुरुजी ने ऐसे मेरे से पूछा, कितों आई तू? गुरुजी बहुत प्यारी पंजाबी बोलते थे। तो मैं क्या, गुरुजी मैं तिलक नगर तो। गुरुजी ने स्माइल करके बोला, जा फिर ऐश कर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने उस टाइम एक मेरे से बहुत दिनों बाद इतनी सी बात करी थी। गुरुजी बहुत कम बात करते थे, लेकिन जब भी वो बात करते थे उसमें एक ब्लेसिंग्स होती थी, और उसका एक बहुत ही डीप मीनिंग होता था। थोड़े दिनों बाद होली थी, हमें गुरुजी के यहाँ जाना था। पता नहीं वहां कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं था। मुझे उस दिन क्या हुआ, मैंने एक बुक्के और एक रेड गुलाल का पाउच लिया, और जब मैं आज्ञा लेने गई तो गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरुजी ने फिर से मेरे से दोबारा वही सवाल पूछा, कित्थों आए तू? मैंने कहा गुरुजी तिलक नगर तो अब की बार गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, फिर इत्थे की करदी पई, जाके तिलक लगा। तो मैं आई वॉज हैप्पी कि गुरुजी ने मुझे मतलब बड़े उस टाइम गुरुजी बड़े खुश मूड में थे, बड़े हैप्पी मूड में थे कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। पर गुरुजी, जैसे मैंने पहले कहा कि गुरुजी की हर बात में एक ब्लेसिंग थी और एक बहुत गहरा मतलब था। उस दिन मुझे उनका मतलब नहीं समझ आया, और काफी सालों के बाद मुझे पता चला कि ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरा लिए, कि हम तिलक तब लगाते हैं जब हम किसी भी चीज पे एक विजय पाते हैं, हम विक्ट्री के लिए तिलक लगाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन हर अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम होने के बाद तिलक लगाने के लिए बोला था, और धीरे धीरे मैंने हर प्रॉब्लम से हम बाहर निकले। रैपिडली हमने ग्रो भी किया। मेरी तबीयत भी पहले से ठीक होनी शुरू हो गई थी, स्टेरॉइड्स छूट चुके थे। धीरे धीरे अब मैं होम्योपैथिक पे आ गई थी, और मैंने जैसे पहले बोला कि मेरी फैमिली, मैं, अंकल और बच्चे वंस इन अ वीक गुरुजी के दर्शन के लिए जाते थे। और इन बिटवीन गुरुजी ने हमें न्यू घर ब्लेस किया, जो कि सुभाष नगर में था। ये 2006 की बात है। हमने 2003 से लेके 2006 आते आते गुरुजी ने मुझे एक नई लाइफ भी ब्लेस कर दी थी। काफी कुछ मेरी हेल्थ इश्यूज सॉर्ट आउट हो चुके थे। गुरुजी ने घर भी ब्लेस कर दिया था, और हम पहले से फैमिली प्रॉब्लम्स भी बहुत ना के बराबर हो गई थी। गुरुजी के उस ब्लेस्ड होम पे आते ही गुरुजी का एक प्यारा सा मंदिर बनाया, जहाँ पर अंकल के शॉप के जाने के बाद और बच्चों के स्कूल में जाने के बाद मैं गुरुजी के स्वरूप से घंटों बातें करती थी। गुरुजी का वो स्वरूप गुरुजी के हाथों से हमें एम्पायर से मिला था, उनके हाथों से हमें वो ब्लेस हुआ था। इसके लिए मैं उनका शुक्राना करती हूँ। और एक दिन मैं जैसे ही अपना जैसे सारे बोलते हैं गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है, तो ये सच है, गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है। जब मैं अपने उस दिन उस घर के मंदिर में बैठी हुई थी, तो गुरुजी के एम्पायर सेट में उन दिनों वो शब्द बहुत लगता था, तुम करो दया मेरे साईं। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे वो शब्द लगा हुआ था, और मैं बैठी हुई थी, आंखें बंद थी। तो मुझे ऐसे, घर में कोई भी नहीं था मेरे अलावा, तो मुझे ऐसे लगा उस मंदिर में मेरे अलावा भी कोई है, कुछ हलचल सी हुई। तो मुझे लगा कि यहाँ कौन हो सकता है, शायद मेरा एक भ्रम है, मुझे कुछ गलती हुई है। उस दिन शाम को गुरुजी के जाने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन वो प्रोग्राम बना। शायद गुरुजी मुझे कुछ दिखाना चाहते थे। और जब भी जैसे हम एम्पायर से सत्संग टाइम से काफी पहले पहुंच गए, तो उस दिन गुरुजी बड़ी मौज में थे,
और उन्होंने टी शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था और किचन के बाहर एक कंसोल है, गुरुजी उस पे विराजमान थे। तब तक दरबार नहीं लगा था, मतलब मीन सत्संग शुरू नहीं हुआ था, गुरुजी सिंहासन पर नहीं थे। तो हम जैसे ही बैठे तो शब्द भी वही लगा हुआ था, तुम करो दया मेरे साईं। और गुरुजी बड़े सरकास्टिक टोन में स्माइल कर रहे थे और मेरी तरफ देख रहे थे। तो जैसे मैंने गुरुजी की तरफ देखा, लेकिन गुरुजी की तरफ आंखों में आंखें डाल के देखना एक आम इंसान के बस की बात नहीं, तो मेरी आंखें एकदम बंद हो गई और गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि उस दिन उस टाइम सुबह दोपहर को मंदिर में गुरुजी थे। और इसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब मैं बताती हूँ कि आपको आगे गुरुजी ने कैसे मुझे ब्लेस किया। जैसे कि मैंने बताऊंगी कि मेरा सत्संग 3 पार्ट्स में है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में जो मेरी ब्लेसिंग्स रही, सेकंड पार्ट में मैं अपने बेटे की ब्लेसिंग्स और थर्ड पार्ट में अपनी डॉटर की ब्लेसिंग्स बताऊंगी। और फोर्थ पार्ट जो रहेगा वो जो रिसेंट सत्संग हुए 2024 में मेरे साथ, वो जब मैंने बोला कि 1995 में मैं एक बेटे से ब्लेस हुई, तो लेकिन उस बेटे को ये प्रॉब्लम थी कि बाय बर्थ ही वाज अस्थमैटिक, बहुत स्वेयर अस्थमैटिक था। उसके हर चेंजिंग वेदर में और सर्दियों में उसको इतना ज्यादा स्वेयर अस्थमा रहता था कि हमें पूरी सर्दी और चेंजिंग वेदर हमारा डॉक्टर्स के पास भी भागते निकल जाता था, खासकर दिवाली और होली का सीजन। मीन सारे फेस्टिवल्स या तो उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता था, नेबुलाइजर देना पड़ता था, और उसके भी उन दिनों काफी स्टेरॉइड चलते थे। लेकिन गुरुजी महाराज की दया से जैसे ही हम उनसे जुड़े, तो सबसे पहला सत्संग जो हमने बड़े मंदिर में अटेंड करना था वो बैसाखी का था, अप्रैल 2003 का सत्संग था वो, 13 अप्रैल 2003 का। तो मैं, मेरे अंकल और मेरा बेटा और मेरी डॉटर, हम बड़े घर से बड़े मंदिर के लिए निकले। और जैसे ही हम घर से निकले, मेरे बेटे को अस्थमा का अटैक हुआ। वो पूरे रास्ते घर से, मतलब तिलक नगर से लेके छतरपुर मंदिर तक हमारे घर का रास्ता कम से कम 1 से 1.5 घंटे का, पूरे रास्ते वो बच्चा खांसता गया। इवन कि इतनी खप उसको आई, इतनी खप आई कि उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। हम लोग घबरा गए और गुरुजी के मंदिर के पास से हम लोगों को वापस आना पड़ा कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो। पता नहीं गुरुजी ने उस दिन उसका क्या कष्ट काटा, वो दिन जाए ये दिन जाए, और घर आते ही उसकी वो कॉफ ठीक हो गई। धीरे धीरे उसका वो अस्थमा अपने आप टाइम के साथ चला गया, हमें पता ही नहीं चला। उसकी सारी मेडिकेशन बंद हो गई, और जबकि डॉक्टर्स ने इसको बोल दिया था इसका इतना स्वेयर अस्थमा है कि इसको लाइफ लॉन्ग वो इनहेलर लेना पड़ेगा। गुरुजी की महाराज ने इतनी कृपा करी कि उसके वो स्टेरॉइड्स, उसका एंटीबायोटिक्स, जो भी उसके इनहेलर्स थे और नेबुलाइजर्स थे, सारे बंद हो गए। दूसरा सत्संग उसका गुरुजी ने उसको जो न्यू लाइफ ब्लेस करी। जैसे मुझे पता नहीं, मेरी एक फ्रेंड को एक एस्ट्रोलॉजर के यहाँ जाना था, उस दिन उसके पास कन्वींस नहीं थी, तो मैं उसके साथ चली गई। वो मेरी लाइफ की बहुत बिगेस्ट मिस्टेक थी। तो ऐसे ही मैंने उसको पूछ लिया, जैसे बंदे को एक क्यूरियोसिटी होती है, जबकि गुरुजी की तरफ से आज्ञा नहीं होती है हमें। लेकिन मैंने उससे कुछ पूछा, तो उसने अपने बिजनेस के बारे में कुछ पूछा, तो उसने बिजनेस का तो नहीं मुझे बताया, लेकिन उसने छूटते ही बोल दिया आपके कितने बच्चे। मैंने कहा एक बेटा और एक बेटी। कहता आपके बेटे की एज 13 ईयर से ज्यादा नहीं है। तो एकदम मुझे गुस्सा तो बड़ा है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। घर आके मेरे बहुत ज्यादा परेशान थी, और गुरुजी के यहाँ जाने का सिलसिला था ही बीच में एक बार। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन डर के मारे मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। और हमेशा जब भी हम सत्संग में जाते और मैं मेडिटेट करती हूँ, हमेशा गुरुजी से एक ही प्रार्थना करती है, अगर गुरुजी कुछ भी ऐसा है तो मेरे पे ला देना, लेकिन इस बच्चे को लाइफ ब्लेस कर देना। गुरुजी महाराज की ऐसी दया हुई कि मुझे एक चांदी का लॉकेट ब्लेस हुआ, मैंने उसको पहना दिया। और उन गुरुजी की जब महासमाधि गुरुजी ने ली थी वो 2007 में थी, 31 2007। और मेरी प्रेयर ऐसे ही चल रही थी कि गुरुजी जो भी है इसका काट दो, मेरे से गलती हो गई, कहीं उसकी बात सच ना हो जाए। संगत जी 5 दिन पहले माँ समाधि के 26 मई सैटरडे को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। मेरा बेटा मेरे साथ था, मेरी डॉटर भी मेरे साथ थी। उस दिन एम्पायर स्टेट में बहुत ज्यादा रश था। तो
हम बाहर ही बैठे रहे क्योंकि गुरु जी की तरफ से बच्चों को दरबार में ले जाने की आज्ञा नहीं थी। गर्मी बहुत थी, बहुत टाइम लग गया गुरु जी के दर्शन में और लंगर प्रसाद में, कम से कम 3-3.5 घंटे। तो बच्चे भी गर्मी में परेशान हो रहे, लेकिन हम परेशान तो होते हैं, हमें नहीं पता होता हमारे कौन से कर्म गुरुजी महाराज काट रहे होते हैं। तो उस दिन भी कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हमने लंगर प्रसाद लिया, गुरुजी से आज्ञा ली, घर आ गए। रात को मेरा बेटा जब सोया तो उसको एक ड्रीम आता है कि जिसमें ही वॉज डेड, जबकि इस जो एस्ट्रोलॉजर ने बात बताई थी उसके बारे में मुझे, मेरे अलावा और गुरुजी के अलावा किसी को घर में नहीं पता था। मेरे बेटे को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो सपने में क्या देखता है, देखता है कि उसकी अपनी डेड बॉडी देखता है और देखता है कि दरवाजा खुल के एक कोई घोस्ट मीन्स कोई यम अंदर आया है जिसने उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकाला और लेके जा रहा है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उस कमरे का बाहर निकलने के लिए, तो गुरुजी पीच कलर, डार्क पीच कलर के चोले में खड़े हुए हैं। उससे वो मतलब वो सारा सपना देख रहा है, उसकी सोल को लेते हैं, उसकी सोल को उसके शरीर में दोबारा से ब्लेस करते हैं, उसको उठा के खड़ा करते हैं और उसकी जगह खुद ले जाते हैं। और एकदम वो डर के उठ गया, रोने लग गया। एट दैट टाइम वो 11 या 12 साल का रहा होगा, 10-11 साल का, और बहुत तेज रो रहा है कि गुरुजी सपने में आए, वो मुझे जम लेके जा रहा था। मुझे लगा कि एक सपना है, लेकिन वो सपना नहीं था, गुरुजी ने हकीकत में उसको एक न्यू लाइफ ब्लेस करी थी और मैंने उसको सुला दिया। एग्जैक्ट 4 या 5 डेज के बाद मुझे संगत का मैसेज आता है कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। थर्सडे का दिन था, 31 ऑफ मई 2007, पूर्णमासी का दिन था। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, ऐसे लगा सब कुछ खत्म, परले आ गई जैसे। बड़े मंदिर जाना था, बेटे को भी साथ लिया गया, बेटा भी गया। और संगत जी, इट कांट बी अ कोइंसिडेंस, गुरुजी उसी चोले में हमने अंतिम दर्शन फिजिकली करे जिस चोले में गुरुजी ने मेरे बेटे को ड्रीम में दर्शन दिए थे और उसकी नई लाइफ ब्लेस करी थी। वो इतना शॉकिंग था, इतना अनप्लेजेंट था कि मैं कितने साल तक ये सत्संग किसी से शेयर ही नहीं कर पाई। लेकिन काफी साल बाद गुरुजी ने हुक्म दिया कि ये सत्संग शेयर करने का, तब मैं ये शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी डॉटर के सत्संग कुछ शेयर करूंगी। 12th में थी मेरी डॉटर, तो उसको डेंगू हो गया था। डेंगू भी बहुत सिवियर था। पहले तो हम मेडिकेशन घर में करते रहे, लेकिन उसके प्लेटलेट्स गिरते रहे। जो लास्ट टेस्ट उसका आया उसमें 15,000 के करीब उसके प्लेटलेट्स रह गए थे। बीएलके में उसको एडमिट करवाया गया। बहुत मुश्किल से एडमिशन मिला क्योंकि उन दिनों डेंगू बहुत फैला हुआ था और एडमिशन भी बहुत मुश्किल से मिल रहा था। डॉक्टर ने उसको बोला कि आप बहुत लेट हो गए हो आने में, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तो उसका फीवर नहीं उतर रहा था, 8 से 10 दिन हो गए थे, फीवर उतर नहीं रहा था, प्लेटलेट्स लगातार गिरते जा रहे थे। और डॉक्टर्स ने कहा देखते हैं अब इसको शायद प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ेंगे। उसके बाद तब ये 2010 या 11 की बात है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो टाइम देना कि बेटी वैसे ही वीक बहुत होती जा रही थी, ऊपर से ये दिक्कत थी। और जिस दिन हमने उसको एडमिट करवाया, उसको 2nd या 3rd डे, जिस दिन उसको सुबह प्लेटलेट चढ़ने थे, मेरा ब्रदर और मेरा बेटा रात को बड़े मंदिर गए उसके लिए ब्लेसिंग्स लेने। वहां से उन्होंने उसके लिए प्रेयर करी गुरु, और उनको एक चपाती प्रसाद और उसमें कुछ कड़ा प्रसाद वहां के सेवादार की तरफ से ब्लेस हुआ मेरी डॉटर के लिए। और वो जैसे ही पार्किंग में आए तो एक आंटी उनके पास आते हैं, कहते हैं अंकल आप किधर जा रहे हो? तो ब्रदर के बोला कि राजेंद्र नगर बीएलके में मेरी नीज एडमिट है, मुझे वहाँ हॉस्पिटल जाना है। कहते ठीक है फिर मुझे भी ले जाओ, मुझे वहाँ मेट्रो स्टेशन है राजेंद्र नगर का, वहां उतार देना, मेरा घर उधर ही है। उन्होंने कहा बैठ जाओ। रास्ते भर गुरुजी की महिमा का गुणगान होता रहा। तो बातों में मेरे ब्रदर ने बताया ऐसे ऐसे मेरी नीज एडमिट है और उसका कल प्लेटलेट चढ़ेंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है, डेंगू था वो कहता। और इतने में मेरा फोन चला जाता है कि बुखार नहीं उतर रहा, बार बार नर्स का वो हॉस्पिटल का थर्मामीटर यूज करना पड़ रहा है, आप अगर मिले तो प्लीज एक थर्मामीटर ले आइएगा। तो वो आंटी कहते हैं क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमें एक थर्मामीटर परचेज करना। वो कहती ले खरीदने की लोड़ है, मेरी तो अपनी उसकी केमिस्ट शॉप है, मैं आपको ला देती हूँ। तो बीएलके के पास वो उतरे आंटी और कहीं गए। थोड़ी देर बाद एक उनका शॉप का कुछ था या गुरुजी की क्या महिमा मुझे नहीं पता, एक लड़का आया और उनको वो थर्मामीटर देके चला गया।
जब ब्रदर ऊपर आए तो वो थर्मामीटर बेसिकली गुरुजी की एक ब्लेसिंग्स थी मेरी बच्ची के लिए। और अब मैंने गुरुजी का जय गुरु जी करते उसको प्रसाद खिलाया। उसके बाद उस थर्मामीटर से उसका फीवर चेक किया, फीवर हल्का था। और जब दोबारा उस थर्मामीटर से मैंने बुखार चेक किया तब तक बुखार उतर गया था, मतलब उसके बाद उसको बुखार हुआ ही नहीं। और जो नेक्स्ट उसकी रिपोर्ट आई उसमें उसके प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो चुके थे, जो लगातार फॉल होते जा रहे थे, गिरते चले जा रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पुकार सुनने का शुक्राना। अपनी डॉटर का नेक्स्ट सत्संग मेरा है 17 मार्च 2020 का, जब ये पैंडेमिक जो था, कोविड स्टार्ट हो चुका था, स्टार्ट हो रहा था, धीरे धीरे हलचल हो चुकी थी इसकी। मेरी बेटी एक मेकअप एजुकेटर है और मेकअप आर्टिस्ट भी है। तो उसको 17 मार्च को जाना था लखनऊ, उनके कोई ब्राइड उसको करनी थी, टिकट्स वगैरह सारी बुक थी। तो लेकिन पता नहीं जैसे जैसे कोविड की मैं न्यूज सुन रही थी तो मेरा मन अंदर से बाहर नहीं उठा रहा था कि वो वहां जाए। लेकिन कुछ आपके कमिटमेंट्स होते हैं जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते, तो वही डॉटर का भी था कि हम उस कमिटमेंट को डिनाई नहीं कर सकते। तो मैंने गुरुजी का 17 मार्च 2020 को छोटा सा सत्संग, जिसमें सिर्फ हम फैमिली के 6 या 7 मेंबर्स थे, रखा। उसमें मैंने उसके ई टिकट्स जो थे उनका प्रिंट आउट करके गुरुजी की गद्दी के नीचे रख दिए। और करी गुरुजी आप ही देख लो क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका हल मेरे पास नहीं है। 17 मार्च को मेरी अर्जी लगी गुरुजी के चरणों में। 18 मार्च को ईमेल आता है, जिसको एयरलाइन से जा रहे थे, कि 19 मार्च की फ्लाइट थी। 18 मार्च को रात को ईमेल आता है कि ये कल की फ्लाइट कैंसिल हो गई है और उसकी जगह कोई भी फ्लाइट प्रोवाइड नहीं करवाई उन्होंने। तो अगोचर के लिए, माई डॉटर नेम अगोचर, उसके लिए बहुत शॉकिंग था। वो कहती किसी तरीके से मेरी कैब करवा दो, कुछ गाड़ी करवा दो, कोई ट्रेन के टिकट्स, लेकिन गुरुजी ने उसको निकलने नहीं दिया। 19 मार्च को उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं जय गुरु जी कर रही थी, मुझे पता था जो भी गुरु जी कर रहे हैं उसके भले के लिए कर रहे हैं। और 20 मार्च को उसने वापस आना था। इतने में कनिका कपूर एक सेलिब्रिटी हैं जिनका लखनऊ में कोविड के रिलेटेड कुछ थे केसेस, मीन्स यूपी में ये चीज हो गई कि हाँ कि, और 20 मार्च को पहले यूपी लॉकडाउन हुआ और 21 मार्च को इंडिया का पूरा लॉकडाउन हो गया। और ये मेरे गुरुजी की महिमा थी कि उसने उस बच्ची को निकलने ही नहीं दिया और कहीं जाने नहीं दिया, घर में सेफली रखा। थैंक यू गुरुजी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। संगत जी टाइम हो रहा है जैसे जैसे, तो मैं अब अपने जो मेरे रिसेंट सत्संग हुए जो 24 में गुरुजी ने मेरे साथ किए, मैं वो बताती हूँ। और अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, जैसे मैंने बोला मेरी तबीयत खराब थी तो बच्चे बहुत छोटे थे। तो 4 सितंबर 2023 को मेरी बेटी की एंगेजमेंट थी, शी वॉज एंगेज्ड। और 1 जनवरी 2024 को मेरे यहाँ गुरुजी का सत्संग था। और 9 जनवरी को मेरे अंकल की मॉर्निंग में थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, उनको लगता है कि जैसे उनकी एक साइड सो रही है और फेस थोड़ा सा टेढ़ा था। आई एम अ सैलून ऑनर, वैसे मैं नॉर्मली 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हम लोग घर से निकल जाते हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या काम था, हम लोग नहीं निकल पाए। तो उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं है आप चले जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन गुरुजी की आज्ञा नहीं हुई, मैं नहीं जा पाई। तो मैंने देखा थोड़ी थोड़ी देर में उनका फेस टेढ़ा होता जा रहा है। तो हम डॉक्टर के घंटे 2 घंटे बाद जब लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि एक ब्रेन स्ट्रोक था माइनर सा, और उसी टाइम उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। और जो भी उनका क्लॉट आया था ब्रेन में, गुरुजी की दया से उन्होंने दोबारा से एक बार फिर अंकल को लाइफ ब्लेस करी और जो क्लॉट आया था वो निकल गया। सारे घर में थे, टाइमली पकड़ा गया। डॉक्टर ने कहा बहुत टाइमली आ गए, अगर ये ज्यादा होता तो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होता है। और 2-3 दिन हॉस्पिटलाइज रहने के बाद अंकल घर आ गए। अंकल ड्रिंक्स लेते, अल्कोहलिक हैं और ड्रिंक्स लेते थे। तो जब वो हॉस्पिटलाइज थे इन दिनों में पीछे, तो उनको गुरुजी का कोई ड्रीम आता है, जैसे उनको लगता है कि दरवाजा खुला है और कोई अंदर आया और उन्होंने बोला कि आज के बाद आपने ड्रिंक नहीं लेने। तो उसके बाद अंकल ने कभी ड्रिंक्स लिए भी नहीं। जय गुरुजी। अब नेक्स्ट सत्संग मेरा है गुरु संगत जी, जिसमें
मैं अपना बताऊंगी कि जो प्रॉब्लम मुझे इतने साल तक बिल्कुल नहीं हुई, मैंने बिल्कुल नॉर्मल गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ नॉर्मल लाइफस्टाइल जिया, जबकि कोलाइटिस के पेशेंट को ये अलाउ नहीं होता। मैंने 10 से 15 साल कोई मेडिकेशन नहीं ली, जो बंदा स्टेरॉइड्स पे था, और इन बिटवीन मैं कभी भी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती थी तो डॉक्टर के लिए ये बड़ी हैरानी की बात होती थी कि आप मेडिसिन नहीं ले रहे, आपको कुछ नहीं हो रहा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो 31 जनवरी को मुझे हल्का सा फीवर हुआ, और धीरे धीरे वो डायरिया, फिर से जो स्टमक इन्फेक्शन था या जो भी था वो फिर से ऑकर हुआ, फ्लेयर अप हो गया बेसिकली, वही सेम प्रॉब्लम। तो मुझे हॉस्पिटलाइज कराया गया। तो मेरी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए डॉक्टर्स ने फिर में मुझे क्लोनोस्कोपी बोला, लेकिन डॉक्टर और मेरी मतलब फैमिली की तरफ से रिजल्ट, किसी भी रिजल्ट को तैयार रहने के लिए बोला, भी कुछ भी आ सकता है इनके लिए, तो आप तैयार रहना कि वो कुछ भी हो सकता है, आइदर कैंसर और कुछ भी। लेकिन मेरी हेल्थ कंडीशन उस टाइम इतनी खराब थी कि वो मुझे क्लोनोस्कोपी के लिए अलाउ नहीं कर रही थी। कुछ ब्लड टेस्ट के बाद उन्होंने मुझे टाइफाइड डायग्नोज किया, और 28 जनवरी से 31 जनवरी तक का टाइम मेरे लिए काफी पेनफुल रहा। लेकिन गुरुजी के नाम सिमरन के साथ साथ थोड़ा पास होता चला गया। और संगत जी, अभी भी मेरे वही हेल्थ इश्यूज जो दोबारा मुझे परेशान कर रहे थे, 1 अप्रैल 2024 को मैं अपनी मेडिकेशन और क्लोनोस्कोपी डेट के लिए मायूस से डॉक्टर के पास बैठी हुई थी कि अच्छा भला कुछ भी नहीं था, ये क्या हो गया। और मुझे बड़े मंदिर से कॉल आता है कि आज की सत्संग सेवा आप करेंगे आंटी, लेकिन वहां पर सिग्नल बहुत पुअर थे डॉक्टर के पास, तो मैं बात नहीं ठीक से कर पाई। जैसे ही बाहर आई, गुरुजी के आश्रम का कॉल देखा, तो मैंने दोबारा कॉल किया, तो मुझे वहां से गुरुजी की तरफ से हुक्म हुआ कि आंटी आज आपको सत्संग शेयर करना है। मेरे लिए बहुत प्लेजेंट सरप्राइज था कि गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा का एक बार फिर मौका दिया और अपनी प्रेजेंस एक बार फिर बताई। मुझे इतना पता था कि आज भी गुरुजी मेरा कोई ना कोई कॉम्प्लिकेटेड कार्मिक अकाउंट्स, धीरे धीरे जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां डॉक्टर जो मुझे सुना रहे हैं, ये छोटी छोटी बीमारियों में बदल कर नील कर रहे हैं। और जब मैंने 1 अप्रैल को उस दिन सत्संग शेयर किया था, उस वीक में मेरी क्लोनोस्कोपी टेस्ट होना था, और मुझे नहीं पता था उससे मेरी रिपोर्ट्स क्या आएंगी क्या नहीं। लेकिन संगत जी, जब मेरे पे गुरुजी पर पूरा विश्वास था, उस टाइम भी डेडिकेशन था, और मैंने उस टाइम अपना सत्संग ये कह के होल्ड पे डाल दिया था कि अब जो मेरी क्लोनोस्कोपी रिपोर्ट आएगी उसको मैं आगे जब मुझे गुरुजी की तरफ से हुक्म होगा मैं शेयर करूंगी। क्योंकि मुझे इतना पता है कि गुरुजी हमारे 90% जो कर्म है वो काट देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10% हम काटते हैं, और उन 10% में हम इतना घबरा जाते हैं, लेकिन अगर हमें वो 100% काटने पड़े तो कैसा होगा, क्या होगा, ये हमें भी नहीं पता। और उस दिन का सत्संग 1 अप्रैल का मैंने ये कह के होल पे डाल दिया, गुरुजी अब जब मुझे आप दरबार में सेवा के लिए मौका दोगे, मैं तब अपना सत्संग, अपनी ब्लेसिंग दोबारा शेयर करूंगी। उस दिन के बाद 1 अप्रैल के बाद मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत सारे मेरे कार्मिक अकाउंट क्लियर करे, और उस दिन के बाद आज मुझे फिर से दोबारा ये सत्संग शेयर करने का मौका मिला। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 अप्रैल की अपनी सत्संग सेवा के मैंने गुरुजी से प्रेयर करके होल्ड कर दी थी कि अब नेक्स्ट जो भी होगा वह गुरुजी के जब मुझे दोबारा अपना सत्संग सेवा देंगे तो मैं आपको सत्संग दोबारा अपनी ब्लेसिंग शेयर करूंगी कि इन 3-4 महीने में मेरे साथ दोबारा क्या हुआ। तो आज सुबह मुझे ये सत्संग सेवा का जो जूम प्लेटफॉर्म पे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये सुबह मुझे आज 7-7:30 के करीब सेवा मिली। 31 जनवरी को जब तबीयत खराब हुई, उसके बाद मुझे जो दोबारा 1 अप्रैल के बाद जो मेरी क्लोनोस्कोपी होनी थी, 9 अप्रैल को फिर मुझे दोबारा अगेन हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, और उसमें मेरे सारे टेस्ट हुए। फिर दोबारा डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आप कुछ मेंटली प्रिपेयर दीजिए, कुछ भी निकल सकता है, लेकिन गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया। हॉस्पिटल में मेरा कनेक्शन एक बार गुरुजी से जरूर ब्रेक हो गया, लेकिन गुरुजी ने मेरी बाह नहीं छोड़ी। वो हर जगह मेरे अंग संग सहाय रहे, उन्होंने हर मौके पर मुझे अपनी प्रेजेंस बताई। और इन बिटवीन मैंने मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि उन 2 महीने में मैं 3 से 4 बार हॉस्पिटलाइज्ड हुई, और
जनवरी में मेरे बीमार होने से पहले ही हमने अपनी डॉटर की मैरिज 20 जुलाई 2024 की फिक्स कर दी थी। उधर से मेरे हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा वो सिवियर होते जा रहे थे, रिकवरी बहुत स्लो होती। फिर अगेन स्टेरॉइड्स सारे दोबारा स्टार्ट हो चुके थे, जो 15 से 20 साल तक मैंने देखे तक भी नहीं थे। डाइटरी प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा थी, बहुत स्ट्रिक्ट थे, मेडिकेशंस बहुत थी। और मुझे पहले मैं हिम्मत करती रही, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी हेल्थ देखी डाउन हो रही है, तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि ये सब कैसे होगा, कि इन 2 से 3 महीनों में शादी की तैयारी कैसे होगी, मैं कैसे रिकवर करूंगी। और बस इस 3 महीने में मैंने गुरुजी से सिर्फ एक ही अरदास की, गुरुजी कन्यादान का एक यज्ञ होता है जैसे सारे बोलते हैं, और ये आपकी देख रेख में ही करिएगा। मैं प्रेयर करने के लिए बड़े मंदिर नहीं जा रही थी, लेकिन रोज घर में गुरुजी के स्वरूप के आगे ये मेरी अरदास रहती थी। संगत जी, 24 जून को हमने जाना था ग्रूम फैमिली को इनवाइट करने के लिए। तो नियर बाय उन बड़े मंदिर से उनका घर मतलब हाफ ऑन द वे है। जैसे हमने उनको इनवाइट किया, थोड़ी देर बाद हम बैठे, उनके यहाँ सत्संग था, सत्संग में बैठे, तो गुरुजी की आज्ञा के से हुई कि अब इतनी पास आ ही गए हो तो बड़े मंदिर भी आ जाओ। लेकिन वो सत्संग डे नहीं था, उस दिन बड़ा मंदिर बंद होता है। और सारी फैमिली के दिमाग में एक ही बार में ये बात आई। हमने सत्संग फिनिश हुआ, तब तक 7-8-9 बज गए थे। हमने कहा चलो बाहर से ही गुरुजी की आज्ञा भी ले लेते हैं, हम आए भी नहीं है, और गुरुजी से प्रेयर भी कर देते हैं, सब ठीक ठाक हो जाए। लेकिन ये बात है 10 जुलाई की, और मैरिज थी 19 जुलाई, 19, 20 और 21 जुलाई की। तो गुरुजी ने बुलाया हमें, लेकिन संगत जी मानने वाली बात है, बड़ा मंदिर उस टाइम पर खुला हुआ था किसी कारण से, और उसके अंदर भजन लग रहा था जो डॉटर्स की मैरिज पे लगता है, और हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। हमें सिर्फ गुरुजी ने महासमाधि तक जाने की आज्ञा बख्शी। वहां पर हमने सबने प्रेयर करी बहुत अच्छे से, गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू गुरुजी हर पुकार सुनने के लिए। और संगत जी यकीन मानिएगा कि सारे काम गुरुजी ने, सारे फंक्शन, सारे सेरेमनीज अपनी देखरेख में संपन्न करवाए, कोई भी कमी उन्होंने नहीं रहने दी। जैसे कि मैंने हार मान ली थी कि अब ये मेरे से नहीं हो पाएगा, जो इस मैरिज को पोस्टपोन करना ही पड़ेगा, लेकिन गुरुजी ने कहा था नहीं, शादी तो होगी। और ये एक ड्रीम मैरिज गुरुजी ने करवाई। मैंने जैसे सोचा भी नहीं था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था हर पल कोई सुप्रीम डिवाइन एनर्जी है जो ये सब करवा रही है। गुरुजी ने कहीं कोई कमी नहीं होने दी, कोई फाइनेंसिस की प्रॉब्लम नहीं हुई, और सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में गुरुजी ने कराया। अपने आप सब सुख शांति से निपट गया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगी कि संता के कारज आप खलोया, हर काम करामन आया राम। अगर सच्चे मन से प्रेयर करो तो गुरुजी हर बात सुनते हैं, और हर बात वो उनको कब कैसे ब्लेस करना है वो जानते हैं, उनको कुछ बताने या कहने की जरूरत नहीं। अब आते हैं मेरे सत्संग के नेक्स्ट पार्ट पे। मेरे सत्संग सुनकर मुझे किसी संगत ने पूछा कि आंटी, अगर भगवान ने और आपके गुरु ने आपके कष्ट खत्म ही करने होते हैं तो वह हमें कष्ट देते ही क्यों हैं? उस टाइम तो मेरे पास उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो इसके लिए मैंने गुरुजी के स्वरूप से आगे पूछा जाके कि गुरुजी ये बात है, मुझे इस बात का जवाब नहीं है, क्या आप मुझे इस बात को समझाओगे? तो गुरुजी की तरफ से ये जवाब मिला कि गुरु और भगवान, सॉरी संगत जी, कोई सुख के एटीएम नहीं है। ये टेलीपैथी से और मेरे अंतर मन से गुरुजी ने मुझे ये जवाब दिया कि वो आपको सुख देते जाए और आप सुख को भोगते हुए जाए। और हम मनुष्य हैं, हम इतने नादान हैं, हम उन सुखों में जाके एक दिन ऐसा ही आएगा कि हम उस रब को ही भूल जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने बोला इसका मतलब ये भी नहीं है कि भगवान या गुरु हमें दुख इसीलिए देते हैं कि हम उन्हें याद करें। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी दुख देकर खुश नहीं होते। दुख हमारे जीवन में तब आते हैं, और जो कष्ट, जो हर्डल्स हमारे जीवन में आते हैं, उसका कारण ये रहता है कि हम काबिल बने अपने जीवन को किसी भी सर्कमस्टेंसेस को फेस करने के लिए।
हर परिस्थिति का सामना कर पाए। जब माँ बाप भी अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं तो वो उनके अपब्रिंगिंग का मोटिव यही रहता है कि वो अपने बच्चे को इस काबिल करें कि उनका बच्चा जीवन में किसी भी परिस्थिति का घबराए नहीं, हर परिस्थिति का सामना कर पाए। सेम गुरुजी ने बोला एक सच्चे गुरु की पहचान यही होती है कि वो अपने भक्त को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे, अपने बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर पाए। हम अपने भक्तों को ये नहीं बताते कि लाइफ इज बेड ऑफ रोजेज, आप आओ परमात्मा के घर में से इस संसार में और सारे सुख भोगो और चले जाओ। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि कोयले को हीरे बनने का प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, वैसे ही हमें गुरुजी हमें कोयले से हीरा बनाते हैं और फिर उस हीरे को तराश कर जेवर बनते हैं। और सोने को भी जब जेवर बनाने से पहले आग में तपाया जाता है। और हम तो मनुष्य हैं, हम पता नहीं कितने जन्मांतर के पाप कार्मिक अकाउंट्स अपने में लेके जा रहे हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमें पे करना ही पड़ेगा। सेम हमारी सोल को भी गुरुजी अब इतना स्ट्रांग बनाते हैं तो कुछ कष्ट तो हमें सहना ही पड़ेगा। गुरुजी कभी कभी हमें दुखों के समुंदर में ऐसे धकेल देते हैं, लेकिन साथ ही कभी भी अपने बच्चों की ना तो वो वहां छोड़ते हैं और ना ही उस समुद्र में उनको डूबने देते हैं। उनका मोटिव एक तो रहता है कि वो हमें तैरना सिखा दें हर और अपने ट्रस्ट को, हमारे ट्रस्ट को अपने ऊपर इतना स्ट्रांग कर दे कि हम हर परिस्थिति का सामना कर पाए। और गुरुजी को जो जीवन जीने की कला गुरुजी हमें सिखाते हैं वही हमारी असली ब्लेसिंग्स होती हैं। वो सिर्फ ब्लेसिंग्स इस जन्म में हमारे साथ नहीं रहती, वो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलती है। हम सोली इतना स्ट्रांग कर देते हैं गुरुजी हमें कि हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी उसमें घबराते नहीं है। गुरुजी हमारे वो पिता है जो हमें अपने बच्चों को हर परिस्थिति में जीना सिखा देते हैं, विश्वास करना सिखा देते हैं, शुक्राना करना सिखा देते हैं। जो हम हर बात पे रोते रहते थे हमारे पास ये नहीं है, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, लेकिन उनके चरणों में सिर रखते ही हमें इतनी सुबुद्धि आ जाती है कि हम हर बात में शुक्राना करते हैं। उनके बच्चों का विश्वास अपने पिता पर कभी ना डोले, वो इस तरह से हमें बना देते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं हमें फिजिकली, मेंटली, सोल वाइज। हम किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं और किसी भी दुख में, किसी भी परेशानी में हमें हमारे सांसारिक कर्तव्य कैसे पूरे करने हैं बिना किसी घबराए हुए, ये सिखाते हैं हमारे गुरुजी। इतना काबिल बना देते हैं वो हमें। यही हमारे गुरु की असली ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग ये नहीं है हमारे पास ढेरों पैसा आ जाए, हम हेल्थ वाइज भी अच्छे हो जाए। असली ब्लेसिंग्स तो वो है आप हर किसी सर्कमस्टेंसेस में जिंदगी जी पाए, आपको सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप हो जाए, आप किसी भी कष्ट में शुक्राना करना ना भूलें, अपने गुरु पे विश्वास छोड़े नहीं। ये उनकी असली ब्लेसिंग्स है और यही गुरुजी हमें सिखाते हैं। थैंक यू संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना। जो चीज आपने दी उसका शुक्राना, जो नहीं दी उसका शुक्राना, जो सुख दिए उनका शुक्राना, जो दुख दिए और उन दुखों के से हमें इतना काबिल बना दिया कि हम जी पाए हर सर्कमस्टेंसेस में, उसका शुक्राना। हर पल हर श्वास आपका शुक्राना मेरे महाराज। और मैं अपने बारे में बोलूंगी, आज से कुछ साल मैं पीछे जाऊं तो एक डरी सहमी सी सोनिया आंटी जो हर छोटी छोटी बात में घबरा जाती थी, हर छोटी छोटी अब क्या होगा, कैसे करना है, उन्होंने इतना स्ट्रांग बना दिया, इतना कर दिया। अभी कोई भी आ जाए गुरुजी जय गुरुजी करेंगे, जय गुरुजी करते करते सारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को ऐसे ब्लेस करते रहना, अपनी सत्संग सेवा का मौका मुझे बार बार देते रहना, आपकी महिमा गुणगान कर पाऊं उसका सुबुद्धि बख्शते रहना। थैंक यू गुरुजी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आंटी। आपका सत्संग इतना इंटेंस है कि इतने सारे मैसेज इतने सारे लोगों के लिए होंगे, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ कि आपने इतने प्यार से सुख और दुख, गुरु से रब से कनेक्शन और ग्रेटिट्यूड का जो बताया, इतने प्यार से कि जो चीज
इतनी सिंपल है लेकिन हम समझ नहीं पाते। आपने उसको बहुत ही, जिसको कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया ताकि हम सबको समझ में आ जाए। सो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने आपको भेजा। आपका बहुत इस समय लेट भी हो गया होगा इंडिया में, लेकिन आपने आए और आपने सत्संग सुनाया। तो आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको अपनी चरण शरण में रखे और हमारी अरदास गुरुजी से होगी कि वो आपको दोबारा जो आपका इस सत्संग का एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 ऐसे दोबारा भेजे और सारी संगत पे अपनी कृपा गुरुजी महाराज बनाए रखे। विद दिस गुरुजी महाराज आपका बहुत शुक्राना। सोनिया आंटी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आप सबका बहुत शुक्राना और प्रणाम। दूसरी चीजें देखने लगी है ना। अब जब मैं जहाँ सत्संग था मैं गई वहां पे, तो हम लोग टाइम से, बहुत सत्संग शुरू होने से पहले काफी जल्दी पहुंच गए थे। तो जैसे ही हमने दरबार सजाकर खत्म किया तो उन्होंने कहा चलो हम आप चाय प्रसाद पी लो सत्संग शुरू होने से पहले। तो उन्होंने उस टाइम चाय प्रसाद ऑफर की और उन्होंने गुरुजी को चिप्स का भोग लगाया हुआ था, तो वो चिप्स भी फिर ऑफर किए चाय के साथ। अब ठीक है, वो हमने कंज्यूम कर लिया। अब सुबह जब गुरुजी को भोग लगा रही थी मैं चाय प्रसाद का, तो काफी सारी चाय बन गई थी। कभी ऐसा होता है कि कभी कम बन जाती है, कभी ज्यादा बन जाती है, तो आज ज्यादा बन गई थी। तो फिर वो जितनी चाय बची हुई थी, तो गुरुजी को भोग लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा चाय बची हुई थी वो मैंने फिर आज पी ली। अब वो पहले एक हुआ, फिर अभी ये शाम को ये दूसरा कप हुआ सत्संग शुरू होने से पहले। फिर सत्संग के दौरान 2 बार और हम चाय मिली। तो मतलब अब मेरे को गुरुजी सत्संग जाने से पहले क्या वीडियो पे सुना रहे कि जिसने 4 वीरवार आके नकोदर की चाय पी। अब वीरवार है आज और 4 बार, मतलब 4 बार नकोदर जाना, मतलब इफ यू अज्यूमिंग कि एक कप ग्लास एक ही टाइम आप पी रहे हो, तो मतलब 4, सो 4 into 1 is 4। तो मतलब वो 4 कप पहले ही आज गुरुजी ने अपने में बिठा के पिला दी। दूसरा ये बेसन, अब जो आज का लंगर वहां बना हुआ था सत्संग पे, उन जो सब्जी बनी हुई थी, वो सब्जी में उन आंटी ने बेसन डाला हुआ था। अब बेसन किसकी बनती है? चने की दाल, और साथ में चने की दाल बनी हुई थी लंगर में। तो मतलब गुरुजी कैसे आपको क्या सुनवाते हैं और कैसे फिर वही आपको लंगर में भी, मतलब कैसे वैलिडेट करके वो ही आपको ऑफरिंग प्रसाद के रूप में खिला भी रहे हैं, कंज्यूम करा रहे हैं और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपनी। तो जब हम अपनी आंखों से जब ये ऐसे देखते हैं तो मतलब शुक्राना तो निकलता है, साथ में आप एटलीस्ट मेरे को तो फिर उस टाइम रोना आना शुरू हो जाता है कि गुरुजी हम मतलब चाहे हमें इतना नहीं पता, चाहे हमने इनोसेंट भाव से जैसे भी सोचा हो जो भी है, लेकिन गुरुजी कैसे हमारी वो एक ही चीज को पूरा करते हैं। तो बस शुक्राना गुरुजी, हमें ऐसे ही आप सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहो और हमें अपने साथ जोड़ के रखो। बस यही अरदास है। बाकी आज के लिए इतना ही सत्संग आई शेयर, और महाराज की कृपा और कड़ा प्रसाद भी। उससे पहले मैं एक सत्संग में गई थी और मैं सोची थी बहुत दिनों से मैंने कड़ा प्रसाद नहीं भेजा, मतलब दिया
संगत जी को। और देखो महाराज ने अगली उसमें ही मेरे से सेवा ली। और मैं सोच रही थी कि चम्मच में ले लूं, क्योंकि काफी गर्म हो जाता है ना, कैसरोल में रखा रहता है कड़ा प्रसाद। तो मैं बोली एक आंटी से मैं चम्मच ले आऊं, तो वो बोलती है नहीं नहीं ऐसे ही हाथ से दे दो, और इतना गर्म नहीं है। तो मुझे लगा ये गुरु महाराज की मर्जी है। तो मैं धीरे धीरे करती रही, साइड साइड से कर करके मेरे हाथ लाल हो गए। जो भी मैं कहा चलो महाराज आज मैं ऐसे ही करूंगी। तो बस यही था कि महाराज को जैसे ही सेवा लेनी होती है जिससे वो ले लेते हैं। और बस ये है कि हमारे मन में थोड़ा सा थॉट आता है और महाराज तुरंत उसको पूरा करते हैं, तुरंत कर देते हैं। कभी कभी शायद देर भी होती है, पर सब महाराज के टाइमिंग्स होते हैं। और गीती आंटी हमने भी यहीं से सीखा है, सब संगत से आपस में ही हमने सीखा है बोलना या सत्संग सुनाना, वरना हम लोग को भी कहाँ आता था। हमारे भी कोई पहले गुरु नहीं थे, तो हम सब ऐसे हम लोग सत्संग कहाँ करते थे। तो ये हमारे प्रभु की कृपा है, हमारे गुरु जी की, जिन्होंने हम सबको जोड़ा हुआ है। जो हमसे जो कहना और कहलवा देते हैं, कभी कभी समझ भी नहीं आता कि हम क्या बोल रहे थे या हमने क्या कह दिया। बस महाराज की मर्जी होती है। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना बस गुरु जी का। थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। और या शुक्राना गुरु जी महाराज का बस। और हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हाँ जी, शुक्राना करें हम गुरु जी का, वो कम है, उतना कम है आंटी। बहुत बहुत सही बोला आपने। बस अब तो यही लगता रहता है कि हर चीज में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ जी भाई, हाँ जी जी आंटी, मुझे अपना एक सत्संग शेयर करना है जो मैंने लास्ट सैटरडे को भी शेयर किया था, तो दोबारा से मेरे दिमाग में आ रहा था कि मुझे शेयर करना चाहिए। तो अभी हाल ही में हम लोग रीलोकेट हुए हैदराबाद से इलाहाबाद में। तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग बाय रोड ट्रैवल करेंगे। तो ऐसे मतलब ट्रैवल करते करते, साइट सीइंग करते करते, क्योंकि ये मौका हमेशा नहीं मिलता है, तो हम लोग ट्रैवल करके, बाय रोड ट्रैवल करके वील रीच इलाहाबाद। सो वी डिसाइडेड अ 3 days रोड ट्रिप कि हैदराबाद से इलाहाबाद हम ऐसे पहुंच जाएंगे। तो बीच में हमें रुकना था एक जगह पे जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो आंटी क्या हुआ कि जब हम लोग वहां पहुंचे, सेकंड डे था हमारा, और हमें मैंने और मेरे भाई ने और हमारे साथ एक भैया और ट्रैवल कर रहे थे। तो हमने मेस में रूम्स करवाए थे, अपने अलग अलग रूम्स थे हमारे। और उन भैया का जो रूम था, जो हमारे साथ एक और ट्रैवल कर रहे थे, वो एक दूसरी बिल्डिंग में उनका रूम बुक था ऑलरेडी। तो हुआ ये कि मेरे भाई को 2 रूम चेंज करने पड़े, क्योंकि उसका रूम में कुछ प्रॉब्लम था या क्या था ना। सडनली कभी कभी हमें से इंट्यूशन आता है ना अंदर से कि कुछ गड़बड़ है। सो आई रिमेम्बर कि मैं अपने रूम से बाहर निकली और मैं अपने भाई के रूम में जा रही थी, उसका नया रूम देखने के लिए कुछ ऐसे। तो मुझे सडनली एक ऐसा थॉट आया कि तुम रात को अकेले मत सोना, उसको अपने भाई को अपने रूम में बुला लो, क्योंकि ये ठीक रहेगा, कुछ ऐसे करके। तो मैंने कहा पता नहीं, शायद ये मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, इसी वजह से हो रहा होगा। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि मैं अपने रूम में लेटी हुई थी, तो और मैंने वो थॉट को इग्नोर कर दिया। तो मैं अपने रूम में लेटी थी, मैं फोन पे आई थिंक किसी से बात कर रही थी, कुछ था। तो सडनली आई सॉ कि बहुत मतलब छोटा सा चूहा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, पर वो एकदम ब्लैक कलर के, वो बीमारी फैलाने वाले चूहे जैसे टाइप होते हैं ना, तो वो आई डोंट नो बाथरूम से निकल के हर रूम में एक बेडरूम था, बाथरूम था, और एक छोटा सा पैंट्री वाला एरिया था जहाँ पे कप्स और वो सब रखा होता है। तो वो चूहा बाथरूम से निकल के वो पैंट्री एरिया में घुस गया। एंड आई सॉ इट, मैंने कहा कि मेरे रूम में चूहा था सच में। तो मैंने अपने भाई को बताया, तो उसने मतलब वहां बात करी, एंड दे केप्ट अ रोडेंट ट्रैप ओवर देयर कि वो चूहा आके उसमें फंस जाएगा, फिर हम उसको निकाल देंगे बाहर।
और मेरे भाई ने मुझे एक चीज और बोली कि यार तू रात को सोएगी ना तो तू लाइट ऑन करके सोना, क्योंकि चूहा अंधेरे में निकलता है और अगर तू लाइट ऑन रखेगी तो वो बाहर नहीं आएगा। अब गुरुजी तो गुरुजी है ना आंटी, तो उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है, हमें कोई आइडिया नहीं होता है। तो वो चूहा फाइनली रोडेंट ट्रैप में फंस गया और हमने उसको बाहर रख दिया। और हमने डिसाइड किया था कि मतलब मैंने डिसाइड किया था कि मैं लाइट ऑन करके ही सोऊंगी रात को, मेन लाइट अपने रूम की, क्या पता एक दो और चूहे कहीं से निकल आए, कुछ है। तो इसी चक्कर में लाइट ऑन रख के सो। सडनली अराउंड 11:30 व्हेन आई एम गोइंग ऑफ टू स्लीप, लाइट चली जाती है पूरे बिल्डिंग की और पूरे बिल्डिंग में अंधेरा हो जाता है, स्ट्रीट लाइट सब ऑफ हो जाती है। तो मैं एकदम डर गई कि ये क्या हो गया, मतलब पूरी लाइट एकदम ऑफ हो गई। देन आई कॉल्ड माय ब्रदर, तो उसने कहा यार उसका रूम मेरे रूम के बगल में ही था, तो उसने बोला अच्छा तू रुक, तू डर मत, मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे रूम में सो जाता हूँ, तू टेंशन मत ले। तो वो मेरे रूम में आ गया। तो ये गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि उनको पता था कि लाइट चली जाएगी। और हम देखते हैं कि जैसे छिपकली आपके बेड पे कभी ऐसे नहीं आती है, फ्रॉग नहीं आएगा अगर कुछ ऐसे होता है, लेकिन चूहा आपके बेड पे चढ़ जाता है और काटने का भी मतलब डर वर रहता है उसका। तो गुरुजी को ये ऑलरेडी पता था, इसलिए उन्होंने पहले ही हमें दिखा के वो चूहा निकलवा दिया रूम से। फिर आंटी सत्संग मतलब जैसे पूजा आंटी 12:30 पे प्लेटफॉर्म खोल देते हैं, तो मैंने अपना फोन ऑन करके सत्संग मतलब लगा दिया। तो आई सॉ माय फोन वाज गेटिंग मतलब उसकी बैटरी कम होती जा रही थी। तो आप यकीन मानोगे आंटी, पूरे बैरक में, पूरे बिल्डिंग में मतलब वहां पे लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ना फैन है, ना ट्यूबलाइट ऑन हो रही है, ना कुछ। बट समहाउ मतलब ये गुरुजी की ग्रेस है कि एसी चल रहा है रूम का और एक पावर सॉकेट चालू है, जिससे हम अपना फोन रिचार्ज मतलब अपना फोन बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बट गुरुजी ने हमें पूरी रात गर्मी में नहीं सोने दिया, क्योंकि वहां पे इतनी गर्मी थी कि हमने पहले मैं 1-1.5 घंटा मैंने सोने की कोशिश करी, बट बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो समहाउ द एसी वाज वर्किंग। आप सोचो लाइट ही नहीं है लेकिन एसी चालू है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पूरी रात। और एक सॉकेट में इलेक्ट्रिसिटी मतलब आ रही है, जिससे आप अपना फोन को चार्ज कर सकते हो। ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे गुरुजी ने इसका आंसर भी दिया। वो जो भैया दूसरी बिल्डिंग में सो रहे थे, जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे, रात को सोते सोते उनके बेड पे चूहा चलने लग गया, क्योंकि उनके बिल्डिंग में भी लाइट नहीं थी। एनी सेट की मुझे सिर्फ उनको ऐसा फील हुआ कि कुछ ऐसे काट रहा है या कुछ ऐसे फील हो रहा है। सो व्हेन ही वोक अप ही रियलाइज्ड कि उनके बेड पे चूहा चल रहा है, जो कि गुरुजी ने हमारे रूम से रात को ही निकाल दिया था। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस कैसे दिखाई वहां पे। सारे रूम्स के नाम अलग अलग शहरों के नाम पे थे। मेरे रूम का नाम, जहाँ मैं और मेरे भाई सो रहे थे, उस रूम का नाम था उज्जैन। उज्जैन एमपी में जो जगह है जहाँ माँ कालेश्वर जी का टेम्पल है। और उस रूम का नंबर भी था T25, जो कि गुरुजी का नंबर है 7। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत कुछ बड़ा कोई कष्ट था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में टाल दिया और हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं आने दी। हम बहुत सेफली आराम से खुशी खुशी ट्रैवल करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ बोलने में गलती हुई हो गुरुजी तो माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओवर टू यू आंटी। जय गुरुजी आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड वही गुरुजी को तो सब पता होता है ना, आगे टाइम क्या होने वाला है, कैसे क्या बीतने वाली है। तो अब जैसे आई वाज शेयरिंग यस्टरडे कि जब हम इंडिया पहुंचे तो गुरुजी को पता था कि हमारी गुरुजी ने टैक्सी डिले कराई ताकि हम एयरपोर्ट पे नाश्ता कर सके। हम नाश्ता करके जैसे हमने नाश्ता खत्म किया तो हमारी जो टैक्सी बुक की हुई थी वो आ गई। एंड जब हम हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंचे तो वहां पे पता चला कि जो मेरे अपार्टमेंट का मीटर स्क्रीन था वो उड़ गया था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो वो फिर हमने मेंटेनेंस को बुलाया तो उसने फटाफट फिक्स किया। एंड देन फिर हम नल के खोल रहे थे पानी के लिए, तो वहां पे कुछ ब्लॉकेज थी, तो फिर हमें प्लम्बर को बुलाना पड़ा। तो गुरुजी जानते थे कि ये प्रॉब्लम इनको पहले आने वाली है,
एकदम से अपार्टमेंट खोलते हुए, तो पहले ही इनको नाश्ता वाश्ता करा के आराम से भेजो ताकि ये लोग चिड़चिड़ ना कर या तंग ना हो ज्यादा। तो गुरुजी को हर चीज पता होती है कि आगे वाला टाइम क्या होने वाला है, तो बस तो वो एक मम्मी वही की है। तरह हमारा ध्यान रखते हैं, माँ की तरह। हाँ जी, हाँ जी, वो तो पूरा ध्यान रखते। अब वापस आते वक्त उन गुरुजी को ये पता था, हम लोग पूरी रात, मतलब क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, तो हम पूरी रात नहीं सोए, पूरा दिन नहीं सोए, और हम थके हुए थे। एंड हम वी अवॉइडेड ईटिंग, थिंकिंग कि चलो एयरपोर्ट फ्लाइट में भी खाना मिलना है, या एयरपोर्ट पे बाद में जाके खा लेंगे, अभी पूरा दिन हम नहीं खाते, लेट्स अवॉइड ईटिंग। तो जब तक फिर हम एयरपोर्ट इमिग्रेशन सब चेक इन करके फाइनली वी वर लाइक चलो कुछ खा लेते हैं करके, तो गुरुजी ने हमें इतना बढ़िया नाश्ता करवाया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि प्लेन में जो खाना सर्व होने वाला है वो बहुत बेकार होने तो वो पूरा पेट भर के नाश्ता करवा के हम चारों बहन भाई और मॉम सोते सोते फ्लाइट में आए। तो मतलब ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग ही है कि कैसे गुरुजी को पता होता है कि मैंने इनको अच्छे से इनकी प्लानिंग करके करवाना है काम। तो वही है, हम जितना भी शुक्राना करें गुरुजी का कम है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू। जय शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के कृपा से गुरुजी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग शालिनी आंटी के घर पे दिनांक 26 सितंबर 2024 को संपन्न हो गया। जय गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद सारी संगत पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। गुरुजी ने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाए, गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी, आपने देखा अंकल जी आंटी जी का 50वीं एनिवर्सरी मनाया गया गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के शरण में। गुरुजी ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी।